हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनमोहन सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेज कठुमर में। दोस्तों, आपने जो प्रेम और स्नेह पहली क्लास को दिया है राजस्थान जीके की को, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। दोस्तों, आप जब ऐसे पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छा कंटेंट देने का और अच्छी तरह से पढ़ाने का। तो दोस्तों, हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें पहला टॉपिक था, उसका नाम है राजस्थान एक परिचय। ठीक है दोस्तों, राजस्थान एक परिचय में मैंने आपको पढ़ा रहा था वो नामकरण एवं जानकारी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ब्रह्मवर्त, मरुकांतर, राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इन चारों के बारे में पढ़ लिया था, ब्रह्मवर्त, मरुकांतर, राजपूताना और राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इससे राजस्थान शब्द से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं पूछता हूं कि अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि राजस्थान शब्द जो है उसका सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? राजस्थान जो शब्द है उसका जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिलता है? आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, बडली शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख, मानमोरी शिलालेख और बसंतगढ़ सरोई शिलालेख। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थानी शब्द का जो सबसे सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कौन से शिलालेख में मिलता है? वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है दोस्तों, ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो कहाँ है? कहाँ है? तो दोस्तों, ये बसंतगढ़ शिलालेख है, ये सिरोही में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछ लेता है कि बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो कहाँ है? सिरोही में। ठीक है दोस्तों, और जो ये शिलालेख है ये किस में है? खीमल माता, खीमल माता के मंदिर में। ठीक है दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है और खीमल माता के मंदिर में उपस्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये राजस्थान शब्द किस रूप में मिला है इस शिलालेख में। वो मिला है राजस्थान नियादित्य, राजस्थानीय दित्य। ये शब्द हमें इस अभिलेख में मिलता है या शिलालेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करें, जो ये बसंतगढ़ शिलालेख है ये कब का है? कब बनाया गया था? कब लिखा गया था? कब? इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा 625 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि विक्रम संवत में
कब बनाया गया था, विक्रम संवत में पूछ ले या फिर ईस्वी में पूछ ले। ईस्वी में तो हो गया 625 ईस्वी, और विक्रम संवत में पूछे तो हो जाएगा 682 विक्रम संवत। विक्रम संवत। दोस्तों ये विक्रम संवत कैसे निकाला तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही नॉर्मल तरीके से। देखिए, जब ईस्वी हमें दे के रखते हैं ना, ईस्वी एक साइड लिख देता हूँ मैं ईस्वी, एक साइड लिख देता हूँ विक्रम संवत। देखिए दोस्तों, जो ये शब्द है ये ही अपने आप में बड़ा है विक्रम संवत, और जो ईस्वी है ये छोटा शब्द है। ठीक है, तो छोटे में जब कुछ जोड़ेंगे तो ही तो बराबरी कर पाएगा बड़े की। तो इसलिए अगर कभी भी आपको ईस्वी दी हुई हो और आपको विक्रम संवत निकालना हो तो ईस्वी में 57 जोड़ देंगे। कितना? 57 जोड़ देना है ईस्वी में, तो आपका क्या निकल जाएगा? विक्रम संवत। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ईस्वी दे रखी है हमारे पास 625 ईस्वी। अगर हम इसमें 57 जोड़ देते हैं तो हमारा विक्रम संवत निकल आएगा, वो आएगा 682 विक्रम संवत। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। विक्रम संवत पूछ ले आपसे तो कितना हो जाएगा? 682, और ईस्वी पूछ ले तो 625 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि जो ये बसंतगढ़ शिलालेख है ये कब बना था। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करें तो यहाँ पर कौन सा वंश था? यहाँ पर चावड़ा या चावंड, चावंड वंश का राज था। ठीक है, यहाँ पर चावंड वंश का राज था, और यहाँ पर जो शासक था वो कौन था? बर्मलात। बर्मलात कौन था? बर्मलात। बर्मलात को क्या कहा जाता था दोस्तों? इसको कहा जाता था आर्वुद प्रदेश स्वामी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? आर्वुद प्रदेश स्वामी। देखिए दोस्तों, इसको दोबारा से देखते हैं। राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिला है? वो मिला है बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कहाँ है? सिरोही में। कहाँ? खीमल माता के मंदिर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आपके? जो शब्द जो हमको मिला है वो क्या मिला है? राजस्थानी आदित्य। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस बारे में कि जो बसंतगढ़ शिलालेख में जो शब्द मिला है वो कौन सा मिला है? वो मिला है राजस्थान आदित्य। और ये जो शिलालेख है कब का है? 625 ईस्वी का। विक्रम संवत निकाला तो निकलेगा 682 विक्रम संवत। और अगर वंश पूछ ले यहाँ पर कौन सा वंश राज करता था तो वो था चावंड वंश, और शासक था बर्मलात। इसको क्या कहा जाता था? आर्वुद प्रदेश का स्वामी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके पूरी तरह समझ में आ गई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं राजस्थान शब्द के बारे में अन्य जानकारी क्या क्या है। राजस्थान शब्द के बारे में अन्य जानकारी, साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिए। जानकारी, ठीक है, हम देखते हैं राजस्थान शब्द के बारे में और क्या क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों, दो इतिहासकार हैं, एक है मूणोत नैन्सी, मूणोत नैन्सी, और दूसरा है बीरभान। कौन सा है? बीरभान। तो दोस्तों देखिए, ये जो मूणोत नैन्सी है ये कौन था? मूणोत नैन्सी कौन था? मूणोत नैन्सी कौन था? ये था महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी। कौन था? दीवान था ये। किसका? जसवंत
सिंह फर्स्ट का क्या था, दीवान। एक ये कौन था जसवंत सिंह फर्स्ट, ये था जसवंत सिंह कौन था, मारवाड़ रियासत का राजा था। और जसवंत सिंह के अलावा एक जसवंत सिंह सेकंड भी हुआ था, उस उनकी याद में एक ताजमहल बना हुआ है जिसका क्या नाम है, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा किसने बनवाया था, सरदार सिंह ने। सरदार सिंह कौन है, जसवंत सिंह सेकंड का पुत्र। और ये जसवंत सिंह थड़ा कब बना था, 1899 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये इतिहास की बात है, इसको वहाँ पर और चर्चा करेंगे। मैंने ये बात आपको क्यों बताई, क्योंकि जसवंत सिंह फर्स्ट और जसवंत सिंह सेकंड में यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि मोनो जो नैन्सी है वो किसका दीवान था। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ये जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी था, न कि उसका जो जसवंत थड़ा वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक एक बात को, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर बेसिक से और हाई लेवल तक लेके जाऊँगा और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है आपको। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब ये बात हो गई कि ये किसका दीवान था, जसवंत सिंह का। आगे हम पढ़ते हैं कि जो मुहूर्त नैन्सी था इसका संबंध कहाँ से था, इसका संबंध था जोधपुर से। जोधपुर को ही क्या कहा जाता था, मारवाड़ प्रदेश। ठीक है, अब जो इसके जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से थे, ग्रंथ पहला जो ग्रंथ था इसका वो था मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, मुणोत नैन्सी ने। ठीक है दोस्तों, अब इस ग्रंथ के बारे में क्या है कि ये जो ग्रंथ था इसमें सर्वप्रथम किसी राज्य की जनगणना की गई थी, उसका उल्लेख मिलता है किसमें, मारवाड़ रा परगनारी विगत में। क्या मिलता है, मारवाड़ की जनगणना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मुणोत नैन्सी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है जनगणना का अग्रगामी। क्या कहा जाता है दोस्तों, जनगणना का अग्रगामी। किसे कहा जाता है, मुणोत नैन्सी को। मारवाड़ की जनगणना इसमें दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, इसे मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, गजेटियर। गजेटियर के जो लेखक थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे अर्शकीन। कौन थे, अर्शकीन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा ग्रंथ था वो कौन सा था, वो था नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात, ये जो दूसरा ग्रंथ है नैनसीरी ख्यात, ये किसका है, मुणोत नैन्सी का। इसमें क्या है, इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और जो नैनसीरी ख्यात है ये राजस्थान की प्राचीन ख्यात है, प्राचीन ख्यात है, क्या आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता देता हूं कि राजस्थान की प्राचीन ख्यात है, कौन सी, नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक उतार लीजिए इसको, आपको समझ में आया। एक बार और दोबारा बता देता हूँ कि जो राजस्थान शब्द के बारे में अन्य जानकारी जो हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, दो इतिहासकार हैं,
मूनोत नैन्सी और बीरभान। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूनोत नैन्सी को। मूनोत नैन्सी कौन था? जसवंत सिंह फर्स्ट का दीवान था और इसका संबंध किससे था? जोधपुर से। इसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? मारवाड़ परगनारी विगत, और मारवाड़ परगनारी विगत में क्या है? मारवाड़ की जनगणना ये दी हुई है, और इसकी तुलना किससे की गई है? राजस्थान गजेटियर से की गई है, इसलिए इसको मारवाड़ का या राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर का जो लेखक था वो कौन था? अर्शकीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आया। इसका जो दूसरा ग्रंथ था वो था नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात राजस्थान का ये सबसे प्राचीन ख्यात है, और राजस्थान शब्द का उल्लेख भी इसमें मिलता है। दोस्तों, मूनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है मूनोत नैन्सी को। यह बात किसने कही थी इसको? मुंशी प्रसाद ने। किसने कही थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूनोत नैन्सी को। और मूनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। चलो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं बीरभान को। ठीक है दोस्तों, तो बीरभान कौन था? बीरभान कौन था? ये अभय सिंह का दरबारी था। दोस्तों, अभय सिंह के बारे में आपको बता दूं, ये कौन था? ये मारवाड़ रियासत का शासक था। अभय सिंह के समय में जब मेहरानगढ़ दुर्ग में ईंधन की कमी आ गई थी, तो इसने गिरधर दास को खेजड़ली गांव भेजा था, और उसी समय पर खेजड़ली घटना हुई थी। और खेजड़ली जो घटना हुई थी वो कब हुई थी मेरे दोस्तों? वो हुई थी 1730 ईस्वी में, और जिसमें 363 लोग मारे गए थे और लगभग 94 महिलाएं शहीद हुई थी। ठीक है, और जो वृक्ष मेला लगता है, खेजड़ली वृक्ष मेला, वो विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। इसके अलावा पूरे विश्व में कहीं भी वृक्ष मेला नहीं लगता है। ठीक है, हम इसके बारे में आपको पता चल गया ये अभय सिंह कौन था। ठीक है, अब याद रह जाएगा कि बीरबान किसका दरबारी था? अभय सिंह का। कौन सा अभय सिंह है ये? वो वही है खेजड़ली कांड वाला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बीरबान का जो ग्रंथ था या रचना, ग्रंथ या रचना कौन सी थी? राजरूपक। ये याद रखने की बात है। कौन सी थी? राजरूपक। बीरबान ने राजरूपक कब लिखी थी? 1731 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और जो मूनोत नैन्सी ने जो ग्रंथ लिखा था नैनसीरी ख्यात, वो कब लिखा था? 1665 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान शब्द के बारे में कब कब मिला है? 625 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, उसके बाद 1731 ईस्वी में मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। बीरबान कौन था? अभय सिंह का दरबारी। ठीक है, और इसने जो बीरबान ने रचना लिखी थी उसका नाम क्या था? राजरूपक। ये कब लिखी गई थी? 1731 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको नामकरण एवं जानकारी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराता हूं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनके अलावा पूछे जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान
शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? संवैधानिक मान्यता कब मिली? यानी कि जो अब वर्तमान में जो हमारा राज्य है उसको राजस्थान शब्द कब दिया गया और उसको संवैधानिक मान्यता कब मिली। ठीक है, एक तो क्वेश्चन होगा ये। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों ये कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। क्या? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम दोस्तों, वो है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने वाला है थोड़ा हार्ड। ये क्वेश्चन जो हैं तीनों, इनका तो आपको हो सकता है कि पता हो। अब जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसका शायद आपको याद नहीं हो सकता है किसी को तो याद होगा। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान को जो संवैधानिक मान्यता है वो मिली थी दोस्तों 26 जनवरी 1950। दोस्तों मैं जितने भी यहाँ पर कुछ भी एक भी लाइन भी लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही खोजबीन करके सारे नोट्सों को ढूंढ खगोल के सारी पुस्तकों को देख के और जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन हुए हैं उन सब को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको मैटर करा रहा हूँ। बहुत ही सेलेक्टेड मैटर करा रहा हूँ और कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ। और आप पूरी ध्यान लगाकर यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। राजस्थान जीके और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक हम आपको ले जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, राजस्थान जो दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना जो दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप सोचिए और जवाब अपने मन में सोच लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर जो है वो है 21 फरवरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मैंने क्या क्या क्वेश्चन बताए आपको। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये जानकारी ले ली नामकरण एवं जानकारी के संदर्भ में, ये सारे पॉइंट हमने करा दिए। अब मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ इन सब का, कि सबसे पहले जो हमने आज पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख। ठीक है, उसके बाद हमने मूनोत नैन्सी पढ़ा, उसकी नैन्सी ख्याति और मारवाड़ परगना विगत था और राजरूपक किसका था? बीरभान का। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये क्वेश्चन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा जो पहला बिंदु था नामकरण एवं जानकारी,
यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हम नया बिंदु पढ़ेंगे वो है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की जो स्थिति है उसको 3 संदर्भ में पढ़ा जाता है दोस्तों। किस किस में? पहला है ग्लोब के संदर्भ में, ग्लोब या विश्व के संदर्भ में, ग्लोब या विश्व के संदर्भ में। दूसरा पढ़ा जाता है, दूसरा हम पढ़ेंगे एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। उसके बाद है भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। ठीक है, आप सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्लोब या विश्व के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हम देखते हैं वो 2 प्रकार के स्थिति देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? अक्षांश, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर दोनों तरह से हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्लोब या विश्व के संदर्भ में। हम देखते हैं कितने प्रकार से स्थिति को देखेंगे। हम 2 प्रकार से देखते हैं, एक तो अक्षांश और दूसरा देशांतर, देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है ग्लोब। ठीक है, अब इस ग्लोब में जो ये बीच में से काल्पनिक रेखा जा रही है इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, या तीसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है वो इस पृथ्वी को या इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो उत्तरी भाग है वो तो कहलाता है उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो इससे नीचे का है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतनी बात तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं राजस्थान कहाँ है हमारा इस ग्लोब में। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा राजस्थान है वो इस जगह पर है। ठीक है, तो राजस्थान अगर हमारा यहाँ पर है तो कौन से गोलार्ध में हो गया? ये हो गया दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ हो गया? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब हम देखते हैं देशांतर। देशांतर के संदर्भ में हम देखें दोस्तों, ये हो गया ग्लोब। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ से बीच में से काल्पनिक रेखा जा रही है उसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, इसके जो पूर्व में है वो तो कहलाता है पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, ये तो कहलाएगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और जो इधर की साइड का है वो कहलाएगा पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। बिल्कुल बेस से आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। बिल्कुल आपको बहुत ही लो लेवल की बात बता रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो राजस्थान है वो हमारा कहाँ पर है? वो है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान। तो इससे क्या पता चला हमको? राजस्थान कौन से देशांतर में हो गया? इधर की साइड का तो पूर्वी देशांतर, इधर की साइड का पश्चिमी देशांतर। तो राजस्थान जो हमारा है वो कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो कौन से अक्षांश और देशांतर में हो जाएगा? यहाँ से तो निकलेगा उत्तरी और यहाँ से निकलेगा पूर्वी, यानी कि जो ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति है, विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में जो स्थिति है वो क्या निकल के आएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
ठीक है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे आएगी ये देखिए, ये ग्लोब है, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर जो हमारा है राजस्थान, ये वो राजस्थान है, राजस्थान। ये दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूरब, ये पश्चिम। यहाँ पर हमारा जो आ रहा है वो आएगा उत्तर पूरब। क्या आएगा? उत्तर पूरब। आ गया आपको समझ में? तो हमारा ग्लोब के संदर्भ में क्या आया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखें एशिया के संदर्भ में कहाँ पर है। तो एशिया के संदर्भ में आएगा दक्षिण पश्चिम में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम में। अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में, ये तो आपको बहुत पता होगा, नॉर्मल सी बात है। ये आएगा उत्तरी पश्चिमी दिशा में, उत्तरी पश्चिमी दिशा में, इसमें दक्षिण पश्चिम दिशा में, और यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये बात आपको आई समझ में? यहाँ तक आपके कंप्लीट है, यहाँ तक आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थिति से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, उसे मैं पूछता हूँ आपको, आप अपने मन में जवाब देना। ठीक है, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असंगत है, असंगत है। बताइएगा दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। वायव्य कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, और ऑप्शन डी है आग्नेय कोण। ठीक है दोस्तों, बताइए, अपने उत्तर को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर देख लेना, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं भी है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप ये कहेंगे कि आपने तो इनके बारे में बताया नहीं। तो दोस्तों, जो लोग मैथ साइंस वाले हैं उनको तो इन कोणों के बारे में पता होगा आप में से, तो मैं आपको बता देता हूँ इन कोणों को एक बार। ये हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई पूरब, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होती है उसे कहा जाता है ईशान कोण। क्या कहा जाता है दोस्तों? ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है वायव्य कोण, वायव्य कोण, वायव्य कोण। ठीक है, अब पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। पूरब और दक्षिण के मध्य में जो दिशा बनती है उसे कहा जाता है आग्नेय, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गई है। उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा बनती है उसे कौन सा कोण कहा जाता है? ईशान कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है? वायव्य कोण। ठीक है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा बनती है उसे कहा जाता है नैऋत्य कोण। अगला जो है पूरब और दक्षिण के बीच में जो
कोण बनता है उसे कहा जाता है आग्नेय कोण। ठीक है, हमने क्या देखा था, जो ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या थी, उत्तर और पूरब में, उत्तर पूरब में किसके संदर्भ में देखा था, विश्व के में, विश्व के में। तो इन कोणों के हिसाब से कौन, विश्व के संदर्भ में, तो इन कोणों के हिसाब से कौन सा कोण बन जाएगा, ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा के हिसाब से। और एशिया के जो संदर्भ में हमने देखा था वो क्या देखा था, एशिया के संदर्भ में देखा था दक्षिण पश्चिम दिशा में, एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में अगर कोण देखें तो कौन सा कोण बन जाएगा, नैऋत्य कोण। और भारत के संदर्भ में जो हमने राजस्थान की स्थिति देखी थी वो देखी थी उत्तर पश्चिम दिशा में, तो कौन सा कोण बन जाएगा दोस्तों, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में तो वो कोण बन जाएगा वायव्य कोण। कौन सा बन जाएगा, वायव्य कोण। इन चारों कोणों को आप याद कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असंगत है, यानी कि वायव्य कोण राजस्थान के बारे में आता है या नहीं आता है, भारत के संदर्भ में आता है, यानी कि ये तो असंगत नहीं है। ठीक है, ईशान कोण, ईशान कोण को देखते हैं, ईशान कोण विश्व के संदर्भ में आ रहा है इसलिए ये भी असंगत नहीं है। नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण एशिया के संदर्भ में आ रहा है तो ये भी असंगत नहीं है। आग्नेय कोण, आग्नेय कोण राजस्थान के संदर्भ में नहीं बनता है इसलिए असंगत क्या हो जाएगा दोस्तों, आग्नेय कोण। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।